हाँ जी, नमस्कार स्टूडेंट सभी को। देखिए, जैसा कि थंबनेल आप देख रहे हैं, जाने सब कुछ दिल्ली पुलिस भर्ती के बारे में। तो इस वीडियो में हम जो दिल्ली पुलिस का जो नोटिफिकेशन आया है, उस नोटिफिकेशन के बारे में संपूर्ण डिटेल में आप लोगों को बताने वाला हूँ। क्या आपकी क्वालिफिकेशंस चाहिए, क्या आपकी एज लिमिट चाहिए, क्या आपके लिए फिजिकल स्टैंडर्ड चाहिए, एक एक चीज़ के बारे में आप लोगों से बात करने वाला हूँ। तो अंत तक आप मेरे साथ बने रहेंगे और दिल्ली पुलिस की जो छोटे से छोटा जो आपका डाउट रहेगा, वो डाउट इस वीडियो में आपका दूर किया जाएगा। तो चलिए शुरुआत करता हूँ। सबसे पहले मैं आपको बता रहा हूँ नंबर ऑफ वैकेंसीज कि वैकेंसीज कितनी है, सीटें कितनी है। सबसे पहली बात ये आपके सामने। तो सबसे पहला आप देख रहे हैं कि कांस्टेबल एग्जीक्यूटिव मेल की जो सीट है, यदि आप देखें तो मेल की जो सीटें हैं टोटल 200। तो दोस्तों ये अनरिजर्व कैटेगरी यानी जनरल कैटेगरी की 1681 सीटें हैं। AWS यानी इकोनॉमिकली वीक सेक्शन की 343 सीटें हैं। ओबीसी की 662 सीटें हैं। एससी की 590, एसटी की 157 और इस प्रकार कांस्टेबल मेल की कुल मिलाकर 3433 सीट हैं। कांस्टेबल फीमेल की यदि हम बात करें तो जनरल कैटेगरी की 933, AWS की 202, ओबीसी की 387, एससी की 328, एसटी की 94 और कुल मिलाकर ये टोटल सीटें हो जाती हैं दोस्तों 1944 सीटें। इसके अलावा यदि हम कांस्टेबल मेल में एक्स सर्विसमैन कमांडो की यदि हम बात करें तो जनरल कैटेगरी की 93 सीटें हैं, AWS की 19 सीटें हैं, ओबीसी की 37 सीटें, एससी की 67 और एसटी की 27 और ये टोटल हो जाती हैं दोस्तों 243 सीट। इसी प्रकार यदि हम बात करें कांस्टेबल मेल में एक्स सर्विसमैन अदर्स की यदि हम बात करें तो जनरल कैटेगरी की 94 सीटें हैं, AWS की 19 सीटें हैं, ओबीसी की 37, एससी की 52, एसटी की 24 और कुल हो जाती हैं 226 सीट। और इस प्रकार दोस्तों कुल मिलाकर जो सीटें रहेंगी वो कुल मिलाकर सीटें हो जाएंगी 5846 सीटें, अबाउट लगभग 6000 सीटें हैं। काफ़ी सीटें हैं, आपको जमकर आपको मेहनत करनी है, जमकर आपको तैयारी करनी है। तो चलिए अगली बात मैं आपको बता दूं नंबर ऑफ वैकेंसीज के बाद एज लिमिट के बारे में यदि हम बात करें, एज लिमिट और रिलैक्सेशन इन अपर एज लिमिट यानी आयु सीमा क्या रहेगी और जो उच्च आयु सीमा रहेगी उसमें आपको छूट कितनी मिलेगी, उसके बारे में आपको बता दूं। देखिए एज लिमिट है दोस्तों 18 से 25 साल। आप देख रहे हैं स्क्रीन पर 18 to 25 ईयर्स एज ऑन 1 जुलाई यानी 1 जुलाई 2020 के दिन आपकी मिनिमम एज 18 ईयर्स होनी चाहिए और मैक्सिमम एज 25 ईयर्स। कैंडिडेट शुड नॉट हैव बीन बोर्न अर्लियर देन 2 जुलाई 1995 यानी कोई भी कैंडिडेट 2 जुलाई 1995 से पहले का जन्मा हुआ नहीं हो एंड लेटर देन 1 जुलाई 2002 और 1 जुलाई 2002 के बाद का उसका जन्म नहीं हो, यानी उसका जो जन्म होना चाहिए वो 2 जुलाई 1995 से 1 जुलाई 2002 के बीच का आपका जन्म होना चाहिए। तो आपको आपकी एज वो काउंट करने की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी, आप केवल डेट देख लीजिए कि आपका जन्म 2 जुलाई 1995 से 1 जुलाई 2002 के बीच हुआ हो। अगर हम रिलैक्सेशन की बात करें, यदि हम आयु सीमा में छूट की बात करें तो SC ST को अपर एज लिमिट में 5 साल की छूट दी गई है, ओबीसी को 3 साल की छूट दी गई है, स्पोर्ट पर्सन को 5 साल की छूट दी गई है। और स्पोर्ट्स पर्सन यदि SC ST से बिलोंग करता है, स्पोर्ट पर्सन यदि SC ST से बिलोंग करता है तो उसे 10 साल की छूट दी गई है। डिपार्टमेंटल कैंडिडेट ऑफ दिल्ली पुलिस, यदि कोई भी कैंडिडेट दिल्ली पुलिस से दिल्ली पुलिस से संबंधित है और वो अनरिजर्व कैटेगरी का है, जनरल कैटेगरी का है, तो 40 साल का होने तक फॉर्म अप्लाई कर सकता है। डिपार्टमेंटल कैंडिडेट ऑफ दिल्ली पुलिस और यदि उसकी कैटेगरी ओबीसी है तो उसके लिए आयु सीमा उच्च आयु सीमा है 43 साल और यदि वो SC ST का डिपार्टमेंटल कैंडिडेट है तो 45 ईयर्स यानी 45 साल बड़ा धमाका है, 45 साल काफ़ी होती हैं दोस्तों। अगर हम बात करें एक्स सर्विसमैन तो एक्स सर्विसमैन जनरल और EWS के लिए 3 साल की छूट दी गई है, एक्स सर्विसमैन ओबीसी के लिए 6 साल की छूट है और एक्स सर्विसमैन SC ST के लिए दोस्तों 8 साल की छूट दी गई है। अब आप देख लीजिए आपकी जो अपर एज लिमिट है वो 25 ईयर्स, यदि आपको 8 साल की छूट मिलती है तो इसका मतलब हो गया 33 ईयर्स तक आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा विडोज यानी विधवा, डिवोर्स यानी तलाकशुदा महिलाएं और जुडिशली सेपरेटेड वुमेन और जिनका विवाह विच्छिन्न हो चुका है, वो हैव नॉट रीमैरिड, जिन्होंने दोबारा विवाह नहीं किया है, कंडीशन है कि उन्होंने दोबारा शादी नहीं की है, उनको दोस्तों 5 साल की छूट दी गई है अपर एज लिमिट में। तो ये आपको कंप्लीट चीज़ें मैंने बता दी एज लिमिट के बारे में और एज लिमिट में छूट के बारे में। चलिए अगले बात मैं आपको बता दूं एसेंशियल क्वालिफिकेशन की अनिवार्य योग्यताएं क्या होनी चाहिए आपकी एज ऑन 7 सितंबर 2020, 7 सितंबर 2020 को आपकी अनिवार्य योग्यताएं क्या होनी चाहिए। तो देखिए 7 सितंबर 2020 के दिन आपके पास 10+2 यानी सीनियर सेकेंडरी पास्ड फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड, किसी भी एक मान्यता प्राप्त बोर्ड से, किसी भी स्टेट बोर्ड से आपके पास 10+2 होनी चाहिए, सीनियर सेकेंडरी आपके पास होनी चाहिए। लेकिन साथ में मैं आपको बता दूं एक अपवाद के रूप में, एक एक्सेप्शन के रूप में कि एजुकेशन क्वालिफिकेशन इज रिलैक्सेबल अप टू 11th पास्ड,
यानी कुछ शर्तों में 11th पास व्यक्ति भी फॉर्म अप्लाई कर सकता है। वो कौन सी शर्तों में कर सकता है? देखिए, सन और डॉटर, या तो बेटा या बेटी, पुत्र या पुत्री, किसके? ऑफ सर्विंग, या तो सर्विस कर रहा हो, रिटायर्ड, जो रिटायर हो चुका है, और डिसीज्ड, जिसकी डेथ हो चुकी है, दिल्ली पुलिस पर्सनल या मल्टीटास्किंग स्टाफ हो दिल्ली पुलिस। यदि दिल्ली पुलिस में कोई भी व्यक्ति जॉब कर रहा है, रिटायर हो चुका है, या दिल्ली पुलिस में रहते हुए उसकी मृत्यु हो चुकी है, तो उसके पुत्र और पुत्री 11th पास होते हुए भी अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा बैंड्समैन, बगलर्स, माउंटेड कांस्टेबल्स, ड्राइवर्स, डिस्पैच राइडर्स ऑफ दिल्ली पुलिस ओनली, दिल्ली पुलिस के जो बैंड्समैन हैं, बगलर हैं, माउंटेड कांस्टेबल हैं, ड्राइवर हैं, डिस्पैच राइडर हैं, वो +1 पास करने के साथ साथ ही अप्लाई कर सकते हैं, उनको +2 की आवश्यकता नहीं होगी। तो आपके लिए जनरल कैटेगरी के लिए, जो आपके सामान्य लोगों के लिए जो क्वालिफिकेशन चाहिए वो 10+2 चाहिए। इसके अलावा दोस्तों, मेल कैंडिडेट मस्ट पसेस ए वैलिड ड्राइविंग लाइसेंस फॉर LMV, लाइट मोटर व्हीकल, जो कि मोटरसाइकिल या कार चलाने का जो आपका लाइसेंस होता है, LMV जिसे हम बोलते हैं, वो आपके पास एक वैलिड ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए। और वो कब होना चाहिए दोस्तों? ये बहुत बड़ा कन्फ्यूजन होता है आप लोगों का। कई स्टूडेंट में हमसे प्रश्न पूछते हैं कि सर ये लाइसेंस कब होना चाहिए? तो ध्यान दीजिएगा कि अगर आपने लाइसेंस बनवा रखा है तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं बनवाया है तो बनवा लीजिए, क्योंकि जिस दिन आपका फिजिकल टेस्ट होगा, जिस दिन आपका शारीरिक परीक्षण होगा, उस दिन आपको इस लाइसेंस की आवश्यकता होगी। और ध्यान रखें कि लर्नर लाइसेंस इज नॉट एक्सेप्टेबल, जो लर्निंग जो लाइसेंस होता है वो वहां पर स्वीकार नहीं किया जाएगा। ये भी आप विशेष रूप से ध्यान रखें। चलिए अगली बात मैं आप लोगों को बता दूं, इंसेंटिव टू एनसीसी सर्टिफिकेट होल्डर, यदि कोई भी एनसीसी सर्टिफिकेट होल्डर है तो उसे क्या इंसेंटिव मिलेगा, उसे क्या बोनस मार्क्स मिलेंगे, उसके क्या फायदे होंगे? देखिए, एनसीसी सर्टिफिकेट दोस्तों 3 ग्रेड का ABC, कौन सा है आपके पास? यदि आपके पास एनसीसी का C सर्टिफिकेट है तो आपको रिटर्न एग्जाम में 5% मार्क्स का बोनस मिलेगा। यदि B सर्टिफिकेट है तो 3% का बोनस मिलेगा, और यदि A सर्टिफिकेट है तो आपको 2% का बोनस मार्क्स मिलेंगे। ये आपकी कैटेगरी पे डिपेंड करता है कि आपके पास कौन सी कैटेगरी का सर्टिफिकेट है। लेकिन ध्यान रखेंगे कि दिस बेनिफिट इज नॉट अवेलेबल फॉर एक्स सर्विसमैन, एक्स सर्विसमैन के लिए ये बेनिफिट अवेलेबल नहीं होगा। ये आप विशेष रूप से ध्यान रखें कि एक्स सर्विसमैन के लिए ये बेनिफिट अवेलेबल नहीं होगा। चलिए अगली बात मैं आपको बता दूं, एप्लीकेशन फीस एंड मोड ऑफ पेमेंट। एप्लीकेशन फीस क्या होगी और उसको पे करने का तरीका क्या रहेगा, मोड ऑफ पेमेंट क्या रहेगा? तो देखिए, फीस पेबल आर एस 100 ओनलीज, फीस जो आपकी रहेगी एप्लीकेशन फीस वो केवल 100 रुपये रहेगी, ओनली 100 रुपीज। और इसमें भी ध्यान देंगे कि वुमेन कैंडिडेट्स यानी महिलाएं एंड कैंडिडेट्स बिलोंगिंग टू SC ST, और SC ST से बिलोंग करने वाले कैंडिडेट, और साथ में एक्स सर्विसमैन यानी महिलाओं की, SC ST से संबंधित कैंडिडेट्स की और एक्स सर्विसमैन की कोई फीस नहीं लगेगी, उनके लिए कोई चार्ज नहीं है, उनके लिए कोई एप्लीकेशन फीस नहीं है। अब मैं आपको बताऊं मोड ऑफ पेमेंट के बारे में कि आप पेमेंट कैसे कर सकते हैं। तो देखिएगा कि फीस कैन बी पेड ऑनलाइन एंड ऑफलाइन, ऑनलाइन भी आप पे कर सकते हैं, आप ऑफलाइन भी पे कर सकते हैं, दोनों तरीके मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। तो देखिए, अगर आप ऑनलाइन पे करते हैं तो थ्रू भीम UPI के थ्रू आप पे कर सकते हैं, नेट बैंकिंग के थ्रू आप पे कर सकते हैं, या फिर बाई यूजिंग वीजा, मास्टर कार्ड, या फिर मेस्ट्रो के द्वारा आप पे कर सकते हैं, या फिर रुपए डेबिट और रुपए के क्रेडिट और डेबिट कार्ड के द्वारा भी आप पे कर सकते हैं। ऑनलाइन पे करने के बहुत सारे तरीके हैं, और लगभग हर एक आदमी इनमें से कोई ना कोई एक तरीका तो लगभग इस्तेमाल करता ही है। तो आप ऑनलाइन पे कर सकते हैं। अगर आप इनमें से कोई भी तरीका इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं तो आप कैश यानी ऑफलाइन पेमेंट भी कर सकते हैं। उसके लिए आपको क्या करना होगा, आपको एक चालान जनरेट करना होगा। आपको एक किसी भी साइबर कैफे पर जाकर आपको एक चालान जनरेट करना होगा, और वो चालान लेकर आपको जाना होगा SBI बैंक के किसी भी ब्रांच में, और उस चालान के माध्यम से आप 100 रुपये कैश बैंक में जमा करवा सकते हैं। तो दोनों तरीके आपके पास हैं, ऑनलाइन भी और ऑफलाइन भी, वो आपकी इच्छा पर निर्भर करता है कि आप किस प्रकार से फीस पे करना चाहेंगे। तो ये हमने दोस्तों बात कर ली फीस के बारे में। अब मैं बात बता दूं आपको इंपॉर्टेंट डेट्स, जो महत्वपूर्ण तिथियां हैं उनके बारे में आपको बता दूं। तो सबसे पहले हम बात करें डेट फॉर सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन। ऑनलाइन एप्लीकेशन करने की जो डेट है वो दोस्तों आपको पता है 1 अगस्त से डेट शुरू हो चुकी है, और 1 अगस्त से शुरू होकर 7 सितंबर 7 सितंबर तक ये डेट चलेगी। काफ़ी लंबा समय, लगभग 1 महीने से ज़्यादा का समय आप लोगों को दिया गया है। लेकिन फिर भी मैं आप लोगों से यही कहूँगा कि लास्ट डेट का इंतजार किए बिना जल्दी से आप अपने फॉर्म अप्लाई कर दीजिए, क्योंकि लास्ट डेट में हो सकता है किसी प्रकार की परेशानी का आपको सामना करना पड़ जाए। तो 1 अगस्त से लेकर 7 सितंबर तक फॉर्म अप्लाई किए जाएंगे। अगर हम बात करें लास्ट डेट फॉर मेकिंग ऑनलाइन पेमेंट, ऑनलाइन पेमेंट करने की लास्ट डेट तो वो है दोस्तों 9 सितंबर, 9 सितंबर तक आप पेमेंट कर सकते हैं ऑनलाइन। और यदि आप ऑफलाइन पेमेंट करना चाहते हैं तो लास्ट डेट फॉर जनरेशन ऑफ ऑफलाइन चालान, तो चालान प्रिंट करने की जो लास्ट डेट रहेगी वो 11 सितंबर रहेगी, और लास्ट डेट फॉर पेमेंट थ्रू चालान और चालान के थ्रू बैंक में जाकर पेमेंट करने की जो लास्ट डेट रहेगी वो 14 सितंबर रहेगी।
तो ये आपके सामने दोस्तों इंपॉर्टेंट डेट्स हैं। इसके बाद यदि हम बात करें स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन, सबसे मेन पॉइंट आपका कि आपके एग्जामिनेशन का पैटर्न क्या रहेगा, आपका एग्जाम का पैटर्न क्या रहेगा। तो देखिए पहले एग्जाम में 3 पार्ट हुआ करते, अब की बार 4 पार्ट हैं। एक पार्ट अब की बार अलग से जोड़ा गया है, जिसमें पार्ट फर्स्ट रहेगा वो जनरल नॉलेज एंड करंट अफेयर्स का रहेगा, जिसमें 50 क्वेश्चन होंगे और 50 नंबर के लिए होंगे। पार्ट सेकंड रहेगा दोस्तों वो रीजनिंग का रहेगा, जहां पर 25% और 25 ही नंबर के लिए रहेंगे। पार्ट थर्ड रहेगा वो न्यूमेरिकल एबिलिटी यानी मैथमेटिक्स का रहेगा, जहां पर 15 क्वेश्चन होंगे 15 मार्क्स के लिए। और जो आपके बाहर पार्ट 4 जोड़ा गया है, जो पार्ट डी जोड़ा गया है, जिसमें कंप्यूटर का जो पार्ट जोड़ा गया है, कंप्यूटर फंडामेंटल्स, जिसमें MS एक्सेल, MS वर्ड, कम्युनिकेशन, इंटरनेट, WWW और वेब ब्राउजर को जिसमें जोड़ा गया है, 10 क्वेश्चन जोड़े गए हैं 10 नंबर के लिए। और जो आपके पास ड्यूरेशन रहेगी वो ड्यूरेशन रहेगी दोस्तों 90 मिनट की, यानी 1.5 घंटे का आपके पास समय रहेगा। 100 आपके प्रश्न रहेंगे, 100 प्रश्न होंगे, 90 मिनट का समय होगा। यानी मैं सीधा सा कह दूं कि एक प्रश्न के लिए आपको 1 मिनट भी नहीं मिल पाएगा। तो मायने रखता है कि आपके प्रश्नों को सोल्व करने की आपकी स्पीड क्या है, वो बहुत ज़्यादा यहाँ पर मायने रखता है। समय का आपको ज़्यादा ज़्यादा बचाव करते हुए चलना है। और साथ में ध्यान रखें कि देयर विल बी नेगेटिव मार्किंग ऑफ 0.25 मार्क्स फॉर ईच रॉन्ग आंसर। प्रत्येक गलत प्रश्न के लिए 0.25 की नेगेटिव मार्किंग होगी। इसका मतलब क्या हुआ कि यदि आप 4 गलत प्रश्न करते हैं तो आपका एक सही प्रश्न भी गलत माना जाएगा। यदि आप 4 गलत प्रश्न करते हैं तो आपका जो एक सही प्रश्न है वो भी आपका गलत हो जाएगा। चलिए अगले, इसके बाद मैं बता दूं फिजिकल एंड्योरेंस स्टैंड्स फॉर मेल कैंडिडेट। मेल कैंडिडेट के लिए फिजिकल एंड्योरेंस में क्या रखा गया है, तो देखिए रेस, लॉन्ग जंप और हाई जंप, 3 चीजें आपके सामने हैं। रेस की यदि हम बात करें तो अगर आपकी एज 30 साल तक है, यदि आपकी एज 30 साल तक है तो आपको 6 मिनट में 1600 मीटर की रेस करनी है। आपको 14 फीट का लॉन्ग जंप और 3 फीट 9 इंच का हाई जंप करना है, यदि आपकी एज 30 साल तक है तो। यदि आपकी एज 30 से 40 साल के बीच है तो आपको 7 मिनट में 1600 मीटर की रेस करनी है। 13 फीट का आपको लॉन्ग जंप और 3 फीट 6 इंच का आपको हाई जंप करना होगा। और यदि आपकी एज 40 साल से अधिक है, अबव 40 ईयर्स है, तो आपको 1600 मीटर की रेस करनी होगी 8 मिनट में। आपको 12 फीट का लॉन्ग जंप और आपको 3 फीट 3 इंच का हाई जंप क्लियर करना होगा। लेकिन ध्यान रखें कि दोज कैंडिडेट वो क्वालिफाई इन द रेस, वो कैंडिडेट जो रेस में क्वालिफाई होंगे विल बी एलिजिबल टू अपीयर इन लॉन्ग जंप एंड देन हाई जंप। जो रेस में क्वालिफाई होंगे फिर उनको लॉन्ग जंप में भाग लेना होगा, और लॉन्ग जंप क्वालिफाई करने के बाद आपको हाई जंप में भाग लेना होगा। द लॉन्ग जंप एंड हाई जंप आर टू बी क्लियर इन एनी वन ऑफ द 3 चांसेस गिवन टू ए कैंडिडेट। लॉन्ग जंप और हाई जंप क्लियर करने के लिए एक कैंडिडेट को 3 चांस दिए जाएंगे, और 3 में से किसी एक चांस में आपको लॉन्ग जंप और हाई जंप क्लियर करना होगा। इसके बाद दोस्तों हम बात करें स्टैंडर्ड ऑफ फिजिकल मेजरमेंट फॉर मेल कैंडिडेट। मेल कैंडिडेट के लिए स्टैंडर्ड क्या रहेगा, तो देखिए आपकी हाइट होनी चाहिए मिनिमम 170 सेंटीमीटर, आपकी हाइट होनी चाहिए मिनिमम 170 सेंटीमीटर। लेकिन इसमें भी थोड़ा सा रिलैक्सेशन है, किसके लिए, 5 सेंटीमीटर है रेजिडेंट ऑफ हिल एरिया, जो पहाड़ी क्षेत्र के जो निवासी हैं उनके लिए 5 सेंटीमीटर की छूट है। 5 सेंटीमीटर ST कैंडिडेट के लिए छूट है, और 5 सेंटीमीटर उनके लिए है जिनके पिता दिल्ली पुलिस में या मल्टीटास्किंग स्टाफ में जॉब कर रहे हैं, रिटायर हो चुके हैं या उनकी मृत्यु हो चुकी है, उनके लिए 5 सेंटीमीटर की छूट है। और अगली बात मैं करूं चेस्ट को लेकर, तो चेस्ट होनी चाहिए आपकी 81 सेंटीमीटर विद मिनिमम ऑफ 4 सेंटीमीटर एक्सपेंशन। आपकी जो चेस्ट होनी चाहिए वो बिना फुलाव के 81 सेंटीमीटर और 4 सेंटीमीटर का फुलाव चाहिए, यानी फुलाव सहित 85 सेंटीमीटर चाहिए। इसमें भी रिलैक्सेशन है, किसके लिए, वही 5 सेंटीमीटर का रिलैक्सेशन है हिल एरियाज के कैंडिडेट के लिए, पहाड़ी क्षेत्रों के लिए। 5 सेंटीमीटर का ST कैंडिडेट के लिए, और 5 सेंटीमीटर जो अभी मैंने आपको ऊपर बताया था सेम उन्हीं के लिए होगा। ये दोस्त हमने बात कर ली फिजिकल मेजरमेंट की। इसके बाद मैं बात बता दूं आपको फीमेल के लिए। देखिए फिजिकल एंड्योरेंस टेस्ट फॉर फीमेल कैंडिडेट के लिए क्या रहेगा, तो फीमेल कैंडिडेट यदि आपकी एज 30 साल तक है तो आपको 1600 मीटर की रेस 8 मिनट में करनी है। आपको 10 फीट का लॉन्ग जंप और आपको 3 फीट का हाई जंप करना होगा। यदि आपकी एज 30 से 40 साल के बीच है तो आपको 9 मिनट में 1600 मीटर की रेस, 9 फीट का लॉन्ग जंप और 2 फीट 9 इंच का आपको हाई जंप करना होगा। और यदि आपकी एज 40 साल से अधिक है तो आपको 1600 मीटर की रेस 10 मिनट में करनी होगी। लॉन्ग जंप आपको 8 फीट और हाई जंप आपको 2 फीट 6 इंच का करना होगा। सेम वही प्रक्रिया जो मैंने आपको पीछे बताई थी कि आपको रेस क्वालिफाई करने के बाद लॉन्ग जंप और हाई जंप के लिए 3 चांस मिलेंगे, जिसमें से एक चांस में आपको क्लियर करना होगा। इसके बाद मैं आपको बता दूं स्टैंडर्ड ऑफ फिजिकल मेजरमेंट फॉर फीमेल कैंडिडेट। दोस्तों माफी चाहूंगा, यहाँ पर मेल लिखा गया है, फीमेल कैंडिडेट के लिए है। क्या रहेगा, आपकी हाइट होनी चाहिए मिनिमम 157 सेंटीमीटर। इसमें भी रिलैक्सेशन है, 2 सेंटीमीटर फॉर रेजिडेंट ऑफ हिल एरियाज, हिल एरियाज की गर्ल्स के लिए 2 सेंटीमीटर का, SC ST कैंडिडेट के लिए भी 2 सेंटीमीटर का, और 5 सेंटीमीटर उन्हीं के लिए जो मैंने आपको बताया था स्टाफ मेंबर्स के लिए, डिपार्टमेंटल कैंडिडेट के लिए।
ये दोस्तों मैंने आपको सारी योग्यताएं बता दी। अब लास्ट जो आपका सबसे बड़ा कन्फ्यूजन रहता है कट ऑफ के बारे में, सर कट ऑफ कितनी रहेगी, क्या रहेगा, तो आपको एक बार मैं पीछे साल की कट ऑफ बता देता हूँ। कट ऑफ 2018 है, जो 2017 में जो एग्जाम हुआ, 2018 में जिसका रिजल्ट इश्यू हुआ, तो देखिए उसमें जनरल कैटेगरी में मेल की कट ऑफ 77 और फीमेल की कट ऑफ थी 66। ओबीसी में मेल के लिए 76 और ओबीसी के लिए 62। इसके अलावा एससी कैटेगरी में मेल के लिए 70 और फीमेल के लिए 56। और दोस्तों एसटी कैटेगरी में मेल के लिए 74 और फीमेल के लिए 61। ये आपकी 2018 की जो कट ऑफ जो रही हैं वो कट ऑफ मैंने आपको बता दी। यानी ज़्यादा अंतर नहीं है दोस्तों, जनरल और ओबीसी में भी ज़्यादा अंतर नहीं है, मात्र 1 नंबर का अंतर गया है यदि आप देखें मेल कैटेगरी में। फीमेल में केवल 4 नंबर का अंतर है, यानी ज़्यादा कोई अंतर पड़ने वाला नहीं है पिछली कट ऑफ को देखते हुए। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको संपूर्ण जानकारी आपको मिल गई होगी। यदि फिर भी आपका कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दीजिए, आपको रिप्लाई ज़रूर मिलेगा उसका। और दिल्ली पुलिस के लिए आपको पता है कि जिस चैनल पर मैं आपको जानकारी दे रहा हूँ उसी चैनल पर दिल्ली पुलिस की क्लासेज भी, आपकी ऑनलाइन क्लासेज भी चलती हैं। तो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए अपने दोस्तों के पास, एंड मस्ट लाइक ज़रूर कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, मिलेंगे आपसे फिर कभी आगे मुलाकात होगी, जब भी कोई नई वैकेंसी आएगी तो उसका नोटिफिकेशन आपको इसी तरीके से दिया जाएगा। थैंक यू वेरी मच।